हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो कैसा लग रहा है आपको कोर्स? हमने फंडामेंटल सीख लिया है और हम टेक्निकल्स सीख रहे हैं। टेक्निकल्स में इंडिकेटर्स कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और इंडिकेटर्स हमारे को बताते हैं कि राइट टाइम पे, मतलब एक टाइप से मशीन है जो हमारे को बताती है किस टाइम पे हमें एंटर करना है मार्केट में और किस टाइम पे हमें मार्केट से एग्जिट करना है। तो ये इंडिकेटर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं चलती, ह्यूमन सेंटीमेंट्स नहीं चलते, और मशीन के बेस पे हम एग्जिट और एंट्री ले सकते हैं। प्लस काफ़ी चीज़ की नॉलेज हमारे को ये इंडिकेटर्स बता देते हैं, मार्केट के बारे में ओवरव्यू इंडिकेटर्स दे देते हैं। कल हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना सीखा कि किस टाइप से रेजिस्टेंस पता करते हैं और किस टाइप से सपोर्ट का पता करते हैं। यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो रेजिस्टेंस है आज की डेट में वो कल सपोर्ट भी बन सकता है, और जो सपोर्ट है वो कल रेजिस्टेंस भी बन सकता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई फिक्स नहीं होते हैं, वो सेम रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम कर सकता है नेक्स्ट टाइम पे। जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं आगे, तो आगे नए रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम साल भर पहले का डेटा देखने लगे और वहाँ पे भी कोई लाइन दिख रही है तो उसको भी ट्रेस करके लाएं। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो नेचर है, पब्लिक का शेयर का प्राइस है, उसके बेस के ऊपर पॉकेट मनी चेंज हो जाती है सबकी, तो अमाउंट देखने की, सोचने की, समझने की शक्ति सबकी चेंज होती है, तो लोग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो हमें साल भर पहले के डेटा पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई केसेस में साल भर पुराने रेजिस्टेंस सपोर्ट भी काम कर जाते हैं, क्योंकि वो चार्ट्स देखते हैं, पब्लिक मोस्टली चार्ट्स देखती है, तो चार्ट के अंदर कहीं पे मेजर रेजिस्टेंस दिखा था तो नेक्स्ट टाइम भी उसको सोच सकती है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम पे अगर आपको सेम नया वाला मिल रहा है तो नए वाले डेटा को लेना है, पुराने रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को इग्नोर करते चलना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढें जो मैक्सिमम लाइंस को काट चुका है, वो एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट लाइन, यानी कि अपन को लाइन खींचनी है, रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है ये डिसीजन बाद में होगा, ठीक है। अपन को सिंपल लाइंस खींचनी होती है, पीक्स, मैक्सिमम पीक्स को मिलाते हुए। इसमें पीक्स हो सकते हैं टॉप वाले, पीक्स हो सकते हैं बॉटम वाले, और जहाँ पे गैप अप्स हुए हैं इन सबको। और चौथी चीज़ है जहाँ पे मेजॉरिटी ट्रेड्स आए हैं, यानी मेजॉरिटी अप एंड डाउन या एक कंसोलिडेशन फेज आई है, जोन आ गई जहाँ पे मेजॉरिटी लाइंस आ रही है उसको। तो चार चीज़ रेजिस्टेंस सपोर्ट में हमें देखनी होती है। एक तो अपर पीक, लोअर वैली या लोअर पीक, और गैप अप्स या गैप डाउन्स या गैप रहे हैं, और चौथी चीज़ है जहाँ पे मेजॉरिटी लाइंस आ गई या मेजॉरिटी कैंडल स्टिक्स आ गई, या ग्रीन रेड मेजॉरिटी बन रही है, वो भी एक टाइप से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इनके बेसिस पे हमें लाइन खींचनी है और फाइनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना है। फाइनल आज जिस स्टेज पे हैं उसके बेसिस पे कौन सा नीचे वाली लाइन ओब्वियसली सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आगे मैं मेरी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने लास्ट लेक्चर में मूविंग एवरेज पढ़ा था। एवरेज को हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, एवरेज को हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज डे बाय डे नेक्स्ट चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये मूविंग एवरेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी फिगर्स नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, तो इन 5 को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग्स से, ठीक है। तो ये दिस इज एवरेज, मूविंग एवरेज या एवरेज निकालने का तरीका था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रीसेंट डेटा है
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया बाद में कि एवरेज में तो हमने एवरेज निकाल लिया, लेकिन ज़्यादा वेटेज हम किसको देंगे, हम रिसेंट डेटा को देंगे। जैसे अभी 2 मिनट पहले मैं कहता रेजिस्टेंस सपोर्ट के केस में जो लेटेस्ट बने उनको हम वैल्यू ज़्यादा देंगे, उनको तवज्जो ज़्यादा देंगे। इसका रीज़न क्या है, ऑब्वियस है कि जो आज कल में बना है उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना उस प्राइस की। पहले क्या हुआ था वो तो छूट गया, पास था। तो यहाँ पे भी ये रहा, जो प्राइस आज की डेट में है उसको ज़्यादा अपन वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे 2 न्यू टाइप के एवरेजेस निकल के आते हैं। एक तो होता है वेटेड मूविंग एवरेज और सेकंड है नहीं जा रहा, सॉरी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज में सिंपल वेट डाल देते हैं, जो लेटेस्ट वाली फिगर है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, ये 5 डे, 1 2 3 4 5, इन सब की डेज़ की कोई ना कोई वैल्यूज़ थी। यानी यहाँ पे 100 रुपीज़ का शेयर था, नेक्स्ट डे 98 का हुआ, 97 का हुआ, सेम वे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एग्जांपल। तो यहाँ पे इनको फिर लास्ट में इनका टोटल कर लेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, सम करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ये नॉर्मल एवरेज हो जाता है। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, ये लेटेस्ट वाला दिन कौन सा है, 5th वाला दिन। तो इस 5th वाले दिन पे हम 5 ऐड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू थी वो 4 गुना बढ़ा दी, इसकी वैल्यू जो भी थी उसको 3 गुना बढ़ा दी, इसकी वैल्यू जो भी थी उसको 2 गुना। यानी मैंने लास्ट वाले का वैल्यू तवज्जो ज़्यादा दे दिया। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने 4 गुना बढ़ा दी। और फिर लास्ट में 4 3 2 1 इनको ऐड करके 10, तो 10 से डिवाइड करके, तो फाइनली मतलब कुल मिला के मैं फॉर्मूला पे नहीं जा रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो मैथ्स वीक होती है वो भी इस शेयर मार्केट में अच्छा ट्रेड करते हैं। कुल मिला के जो लास्ट वाला है उसके ऊपर मैंने एक वेट डाल दिया, उस वेट से मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर से। ठीक है, तो दोनों ये वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल दोनों में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि एक नंबर लेते हैं, उससे हम लेटेस्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे छोटा नंबर लेते हैं, उससे सेकंड लास्ट डे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से, 2 से, 1 से। तो ऐसे इससे क्या होगा, लास्ट वाले का वेटेज बढ़ जाता है। हम जब अभी लाइन बना के देखेंगे तब आपको डिफरेंस दिखेगा। तो इससे क्या होगा, जो लेटेस्ट जहाँ पे जैसे कुछ शेयर प्राइस है वो यूँ चल रहा था, यूँ, तो एवरेज तो यूँ चल रहा होगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस जहाँ पे लाइन है उसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसके नज़दीक चलता है और तुरंत घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि उसका अपने वेट ज़्यादा डाल दिया। तो वो उसका रिएक्शन कैसा होता है, जो लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका झुकाव ज़्यादा रहता है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम वेटेड और एक्सपोनेंशियल दोनों एक जैसी चीज़ हैं। वेटेड में एक फिक्स नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपोनेंशियल में एक एक्सपोनेंशियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 लिया, फिर 2 लिया, 2 का 4 लिया, 4 का 8 लिया, 8 का 16 लिया, इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल बन जाता है। वेटेड में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो बेसिकली जो यूज़ करेंगे दोनों में, जितनी ज़्यादा ये लगाएंगे इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा रिलायबल होता है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोनों चीज़ सेम सी होती है, बस एक नंबर का वेटेज डिफरेंस हो जाता है, तो जो लाइन जो चल रही है उसका थोड़ा रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आर आल्सो वेटेड टुवर्ड द मोस्ट रीसेंट प्राइस। यानी कि इसका जो झुकाव होता है वो मोस्ट रीसेंट जो प्राइस होता है उसकी तरफ वेटेड होता है, क्योंकि उस पर वजन डाल दिया अपन ने, लेटेस्ट पे ज़्यादा डाला था, पीछे वाले पे थोड़ा कम, उस पर कम, तो उसका जो रिएक्शन जो होता है इस लाइन का वो एवरेज की तरह स्लो नहीं होता, तुरंत घूम जाता है। ठीक है, जब भी टर्न आ रहा होता है या ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं तो ये रिएक्शन जल्दी दे देता है, तो इसके कारण हमारे को कंक्लूजन जल्दी मिल जाता है।
ठीक है, कि इस पॉइंट से बाहर निकलना है। तो थोड़ा सा एवरेज से ये अच्छा रहता है कि इसका रिएक्शन जल्दी आता है। तो कई बार रिएक्शन जल्दी आना खराब भी होता है। एक तो ट्रेड लेके बैठा है शांति से, ठीक है, देख रहा है, और एक फटाफट से रिएक्ट करके बाहर निकल गया, फिर उसने दोबारा से चेंज कर दिया ट्रेंड, तो वापस से एंट्री करनी, तो वो कई बार ख़राब भी होता है और कई बार अच्छा भी होता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है, किस टाइप से ट्रेड लेना पसंद है। आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने हैं या थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी शार्प रखनी है आपको, तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप एक्सपोनेंशियल नहीं करेंगे, आप SMA यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। बट द रेट ऑफ डिक्रीज बिटवीन वन प्राइस एंड इन प्रीसीडिंग प्राइस इज नॉट कंसिस्टेंट। यहाँ पे डिक्रीज जो होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, चेंज होता जाता है, क्योंकि एक वेट डाल दिया। द डिफरेंस इज द डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है वो, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फिगर से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम वे डिफरेंस या तो डाउन साइड में जाओ या अप साइड में, वो डिफरेंस एक्सपोनेंशियली चेंज होता रहता है, मतलब रिएक्शन इसका तेज होता है। इट रिएक्ट अ लॉट क्विकर टू रिसेंट प्राइस चेंज। जो भी रिसेंट प्राइस चेंज हुआ उसकी तरफ ये क्विक रेस्पॉन्स करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड अलर्ट यू टू चेंज ऑफ ट्रेंड अ लॉट क्विकर देन द सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज से फास्ट ये ट्रेंड चेंज आपको बता देता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी, ये अच्छा भी हो सकता है आपके लिए और ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि कई बार जल्दी डिसीजन लेना मार्केट में, ये नहीं कह सकते ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन इन जो 3 टाइप की मूविंग एवरेज हैं उनमें से बेस्ट रिजल्ट एक्सपोनेंशियल का माना जाता है। अब माना जाता है क्योंकि ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया, ठीक है। निरमा सबकी पसंद क्यों बना, लोगों ने ट्राई किया। यहाँ ये चार्ट पे चलता हूँ मैं। स्टडीज़ में जाएंगे। कल हमने ये मूविंग एवरेज लगा रखे थे, मैं इनमें से सिर्फ एक 200 और 50 डेज़ का रख देता हूँ, बाकी शॉर्ट वाला हटा दिया। वापस से यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। इस बार सिंपल की जगह हमें एक्सपोनेंशियल लेना है। वैसे इतनी टाइप्स की है, ऐसे हर एक जो भी इंडिकेटर है उनमें काफ़ी सारे टाइप्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एनालिस्ट की काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा रही है। मैं भी एक एनालिस्ट हूँ, आप भी अब एक एनालिस्ट बनने जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद में मैं कहूँगा ये फंडा अच्छा चलता है, आप कहेंगे नहीं ये फंडा अच्छा नहीं चलता, ये फंडा अच्छा चलता है। तो सब अपने अपने फंडे लगाते गए और ऐसे इंडिकेटर्स बनते गए। तो इंडिकेटर की संख्या भी हज़ारों में आएगी, और कुछ तो ऐसे गुमनाम इंडिकेटर भी रह गए होंगे जो कभी आज तक पब्लिश ही नहीं हुए, लेकिन किसी ट्रेडर ने उसको पूरी लाइफ टाइम यूज़ करके काफ़ी अच्छा वेल्थ भी कमाई होगी। ज़रूरी नहीं है उसने डिस्क्लोज की होगी। तो इसकी खोज जारी है, आप भी खोज करते रहिए, शायद क्या पता आपको भी एक ना एक इंडिकेटर नया मिल जाए। तो ये एक्सपोनेंशियल वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने एक्सपोनेंशियली सेलेक्ट किया है मूविंग एवरेज में 50 डेज पीरियड का। इसका कलर मैं ब्लूइश में रख लेता हूँ, एक अच्छा सा लाइट ब्लू रख लेता हूँ, ठीक है ये। और एक और लगा देता हूँ मैं मूविंग एवरेज में, इस बार मैं 200 डेज़ का लगा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल लगाता हूँ, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये जो 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे ट्रेंड सीधा होके थोड़ा सा नीचे आने लग गया है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ तक सीधा जाके यहाँ पे इसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिएक्ट, जबकि इसने तुरंत ही यहाँ से ही रिएक्शन दे दिया था, तो इसका थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। बाकी इस लाइन सही है।
ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप बहुत लंबा रुकते हैं तो आपको 200 EMA काफ़ी रहता है। सेम भी यहाँ पे भी डिफरेंस यही रहेगा। ये ब्लू वाला लगाया था अपन ने, ये ब्लू वाला ने देखिए यहाँ पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। ये ब्लू वाली जो लाइन है ये इसने पहले रिएक्शन दे दिया यहाँ पे, लेकिन मूविंग एवरेज ऊपर जाता गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे प्लस पॉइंट इसका मिल रहा है, सिंपल का, क्योंकि ये इसने तो ट्रेंड ऊपर का ही बताया है, तो जल्दी से आप ट्रेड से बाहर नहीं निकलोगे इसके कहने में मानोगे तो। और एक्सपोनेंशियल का कहोगे तो ये आपको यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर बन रहा है तो यहाँ पे आपको बाहर निकाल देगा, कहेगा बाहर निकल जाओ खतरा आ गया, लेकिन खतरा आया नहीं था, वो थोड़े दिन का ही था और उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट भी कबड्डी की तरह खेलता है, जाता है वापस लाइन की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है, फिर जाके कट वापस झपटा मारता है पीछे जाके। तो मार्केट ऐसे चकमा देता है तो लोगों को बाहर फेंक देता है, तो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। तो आप किस टाइप की स्ट्रेटजी रखते हैं, आपकी सोच किस टाइप की है, आप किस टाइप से गेम खेलना पसंद करते हैं, ये आपकी सोच है। तो आपको अगर वैसे मैं राय एक्सपोनेंशियल की दूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं, तो इसका रिएक्शन थोड़ा सा सटीक होता है और इतना ज़्यादा पेशेंस भी नहीं रखते। पेशेंस रखना है तो उसको आप 50 डेज़ की जगह 200 डेज़ का बना लीजिए, पेशेंस है तो, लेकिन एक्सपोनेंशियल में बना लीजिए तो थोड़ा सा लाइन के साथ साथ तो चलेगा। ये तो एकदम ऐसे स्टिफ है, मतलब सीधा अकड़ के चल रहा है मूविंग एवरेज, तो एक्सपोनेंशियल थोड़ा बहुत तो घुमाव है, लचकपन है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रेफर दे सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको समझ में आया, एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ, क्लियर करता चलता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो आप ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी आपकी चॉइस रहती है। सिंपल मूविंग एवरेज इसको हटा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज़ का 200 डेज़ का रख सकते हैं। इसके अलावा वैसे एक कंसेप्ट बता दूं, 200 डेज़ का कंसेप्ट क्यों चला। 200 डेज़ यानी होता है पूरा एक साल। अब 200 डेज़ का एक साल कैसे होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो डेज़ होते हैं वो 200 डेज़ के ही होते हैं। 365 में से सैटरडे संडे और छुट्टियाँ आ जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि 200 डेज़ में से एक अच्छी फिगर निकल के आई। आपको ऐसे बोलते हैं 242, अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। तो 200 डेज़ एक राउंड फिगर में ले लिया और बोला ये 200 डेज़ यानी पूरा एक साल का एवरेज हो गया। 200 का आधा कर लो 100 डेज़, 100 डेज़ यानी हो गया 6 महीने का एवरेज। 50 डेज़ यानी हो गया 3 महीने का। जो 5 डेज़ का देखते हैं यानी एक सप्ताह का देखते हैं। अब वो 5 डेज़ के 5 कैंडल्स पे क्या ही देखते हैं, वो तो वही जाने एवरेज में, क्योंकि आंखें ही बोल देती है एवरेज। कैसे, अभी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक 100 डेज़ का और रख लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल, डन। तो मेरे पास 3 हो गए। अब ये 5 डेज़ का अच्छा, मुझे यहाँ पे 5 डेज़ का एवरेज निकालना है। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई कैंडल। 1 2 3 4 5, ये एवरेज है। आंखें बोल देती इतना, तो क्या करोगे। हाँ, मशीन से यहाँ बन जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसा कोई वैल्यूएबल नहीं होता। कहीं आपको सजेस्ट करेंगे 5 डेज़ का EMA, यार आंखें बोल रही है ये 5 डेज़ का EMA बन गया, ये लो। हालांकि ज़्यादा बन गया, ये हट ही नहीं रहा, नाराज़ हो गया। ठीक है, तो ये 5 डेज़ की EMA कोई वैल्यूएबल नहीं रखते कि 5 डेज़ की कैंडल्स के एवरेज निकालने लोगे तो आप हाथ से यूँ ही बनाते चलोगे। ये बन रहे थे ना जो पहले, तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम डेज़ के एवरेज लेके चलो। EMA ही बनाना है, EMA पे अगर आपको खेलना है तो। ये कुल मिला के एवरेज बताता है। एवरेज से हमें आइडिया लग जाता है कि एवरेज से, अब जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी का क्रॉस ओवर बन गया तो ये आप यहाँ पे और इससे ऊपर है, यानी ये ऊपर किस साइड में जा रहा है, इन लाइन्स से ऊपर है, तो यहाँ पे आप जैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और ये मार्केट आपको फ़ायदा देगा। यहाँ पे से वो काटने लगा
तो ये दोनों अगर सिग्नल्स को आप रीड कर रहे हैं तो कहेंगे यार अभी नहीं निकलूंगा, क्योंकि मैंने अपनी थ्योरी बनाई थी, किताब में लिख ली थी कि जब इसको काट के नीचे जाएगा तो ही मैं सेल करूँगा। तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, आप रुके रहेंगे और फाइनली यहाँ जाके आप सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट आपको फिर चकमा देके ऊपर भाग जाएगा, ये क्रॉसओवर बनेगा तो आप वापस से बाइंग घुस सकते हैं इसके अंदर। तो इस टाइप से आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुद डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा सिग्नल दिया, इधर यहाँ पे मिल रही थी कि सेल कर दो, और इसने आपको इतना लॉस बचाया भी है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ पे कहीं आया, ये भी नीचे जा रहा था, कुल मिला के यहाँ तक, यानी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का लॉस बचाया भी है इसने। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको लॉस से बचाता भी है। मूविंग एवरेज, जब सारी लाइन, जब मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको ये है 200 डेज से भी नीचे कर रहा है, 200 से तो कर ही रहा है, 100 डेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 डेज से भी ट्रेड नीचे कर रहा है, तो यानी आपको कभी भी नहीं घुसना। 50 डेज को तो कम से कम 50 को तो कंसिडर कर लो, 200 तो चलो बहुत स्लो चलेगा, लेकिन 200 को कंसिडर कर लो, मतलब 50 को तो कर ही लोगे। तो कुल मिला के मतलब आपको इनसे आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, इससे ऊपर जाने लगा तो आप यहाँ बाय कर लोगे, तो इसकी अगर बात आपने मानी होती तो आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होता है इस ट्रेड के अंदर। कुल मिला के यहाँ पे जो अगर मेरे से पूछें इस चार्ट के अंदर, हर चार्ट का एक अलग लुकआउट होता है, तो यहाँ पे मैं मेरा कंक्लूजन बता देता हूँ। मैं क्या करता, मैं 50 भी हटा देता और 100 को भी उड़ा देता और ऐसे ट्रेड लेता। इसके साथ साथ चल रहा है मैं कुछ नहीं करता, इससे नीचे चल रहा है मैं सेल कर देता, यहाँ अपॉर्चुनिटी बनी कुछ नहीं करता, इससे ऊपर आता मैं बाय कर लेता। मैं फ़ायदा ही फ़ायदे में था, क्योंकि मैं तो यहाँ बाय करके घुसा था और यहाँ तक अभी तक भी मैं बाय करके बैठा हूँ। मैं यहाँ सेल किया था मैंने, या यहाँ पे कहीं सेल किया होगा जब आगे चल रही होगी, ये बन रहा होगा सॉरी, तो मैं इतना लॉस मैंने फ़ायदा कर लिया। तो अगर मैं 200 डेज़ का लेके बैठता, क्योंकि मेरा माइंडसेट भी साल भर का था, मैं लॉन्ग टर्म के लिए था, तो मैं यहाँ पे जीत में रहता। मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया होता अगर यहाँ कैंडल्स को 1 डे की जगह मैंने 1 आवर की कैंडल बना दी होती, तो शायद दूसरे लगा के देखता, फिर मैं देखता इनमें सबसे रिलायबल कौन सा बन रहा है, तो उसको मैं ले लेता। हर एक चार्ट के ऊपर एक नया इंडिकेटर काम करता है, कौन सा करता है वो आपको सब लगा के देखने पड़ेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन निकाल के एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। वैसे ये 200 डेज वाला काफ़ी जगह काम करेगा, बहुत कचरा कर रखा है, एक बार इसकी सफाई कर दूँ। स्टडीज़ में गए, 200 डेज़ का ये हटाया, ये हटाया, ये लगाया, इसको एक्सपोनेंशियल कर दिया, डन। हाँ, तो अब देखिए मैंने इस चार्ट में क्या किया होता, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया होता, मैं इतनी जीत में रहता। जब ये मार्केट गिरने लगा मैं यहाँ पे सेल करता, ये इतना लॉस में अपना बचा चुका होता, फिर मैं यहाँ पे बाय करता और आज तक मैं इसको होल्ड करके रखता। समझ रहे? तो इसने कुल मिला के मुझे 200 डेज़ की मेंटेलिटी के हिसाब से एक बना के दे दिया कि कब मुझे बाय करना है और कब सेल करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने मानी इन लाइनों की ही होती, तो आप अपना IQ भी लगा रहे हो, इसको भी देख रहे हो, तो ये दोनों चीज़ नहीं चलती। यहाँ पे इंडिकेटर्स के सुनना है तो इंडिकेटर्स की सुननी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है, अगेन इसके फॉर्मूले डेरिवेशंस पे नहीं जाऊंगा मैं, कुल मिला के कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सपोनेंशियल समझा दिया है। यानी एक एक्सपोनेंशियल फिगर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका रिएक्शंस होता है वो फास्ट आ जाता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्ट्रेंथ बताता है मार्केट के अंदर कितनी है। बुल्स एंड बियर्स का प्राइस मोमेंटम बताता है ये आपको। कैसे बताता है वो अभी देखेंगे। RSI relative strength index is to measure how quickly traders are bidding the price of the security up or down, यानी कितनी क्विकली ट्रेडर्स जो प्राइस है उसको बिड कर रहे हैं, ये बताता है।
इसको लगाना बता देता हूँ। यहाँ जाइए स्टडीज़ में और RSI लिखना है आपको। ये RSI आ गया। कैसा दिखता है? ये आपको RSI दिख गया, ये RSI होता है। ठीक है, RSI से मैं आपको ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा, ज़्यादा सिग्नल्स लेने हैं। इससे दो ही चीज़ लेनी है आपको, बाय कब करना है और सेल कब करना है। प्लस स्ट्रेंथ बता देता है मार्केट में अब कितना दम बचा है। कैसे बताता है देखते हैं अभी। ये आपको एक जिगजैग ये एक जिगजैग लाइन दिख रही है, ये इसका RSI बना है। जिसकी फोटोकॉपी नहीं बनी है, यहाँ पे नीचे कुछ और कुछ बना है, RSI बना है। ये डिफरेंट भी चलता है, काफ़ी हद तक इसकी जैसी फोटोकॉपी दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता सब शेयर्स में। तो ये RSI बना है। फिर RSI को देखना है 1 ईयर का। अभी जितने भी चार्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको 1 ईयर का लेना है और यहाँ पे 1 डे का लगाना है, और इसको पहले जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो फाइनल आपको दिख जाएगा। स्टैंडर्ड इज टू यूज़ 14 पीरियड्स। यहाँ पे जितने भी जो इंडिकेटर्स बन रहे हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनके पीरियड्स को चेंज कर सकते हैं। ये 14 पीरियड्स यानी 14 कैंडल स्टिक्स का कंक्लूजन निकाल के एक पॉइंट बनाता है, फिर 14 का लेता है, फिर एक पॉइंट बनाता है, फिर 14 का, यानी 14 कैंडल्स को कंसिडर करके ये बनाता है। और एनालिस्ट जो हैं हमसे पहले काफ़ी अच्छे रहे हैं और अभी भी हैं मार्केट में, वो मानते हैं कि 14 वाला काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अभी जो हमने देखा वो बाय डिफ़ॉल्ट 14 का ही बना है। RSI वैल्यू अगर 70 से ऊपर होगी तो इसको माना जाता है ओवरबॉट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है RSI में वो इतनी सी है कि जब 70 से ऊपर की कोई वैल्यू होगी RSI की तो ये ओवरबॉट माना जाता है, और RSI की वैल्यू 30 से नीचे होगी तो मार्केट को ओवरसोल्ड माना जाता है। ये सिर्फ देखता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली मार्केट में बिडिंग हो रही है, यानी दम कितना बचा है। तो इससे क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंटली सेलिंग हो रही है तो जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, माल खत्म हो जाएगा। जो सेल करने वाले हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक टाइम आएगा तो उनका सामान खत्म हो जाता है और ये जल्दी से नीचे आ जाता है। तो नीचे आने इसलिए इसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी मानी गई है इस RSI की। ये ओवरबॉट यानी आप खरीदे जा रहे हो, पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो खरीदने वाले हैं उनका दम खत्म हो जाता है, तो ये दम ही बताता है आपका कि यार अब पैसा खत्म हो गया, तो ये ओवरसोल्ड मान लेते हैं। और जब सामान खत्म हो जाता है यानी शेयर्स खत्म हो जाते हैं तो ओवरसोल्ड मानते हैं, और ऊपर आते हैं तो ओवरबॉट मान लेते हैं कि ज़्यादा खरीद लिया है इन्होंने, इनके पास पैसे की कमी हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट बताता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 है इस लाइन पे, और यहाँ पे 0 है। ये 0 से लेके 100 तक ही ट्रेल करता है RSI। ये वाला जो ब्लॉक है ये यहाँ पे इसने 20 का बना रखा है। 20 को ज़्यादा अच्छा मानोगे और भी ज़्यादा, और इससे ऊपर यहाँ पे 30। कुछ में 30 काम कर जाएगा, कुछ में 20 करेगा। मोस्टली यहाँ पे 20 दिख रहेंगे। और यहाँ ऊपर की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 80 दी हुई है, जबकि मैंने आपको 70 और 30 का बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सेट करके दिया है। ये फिगर यहाँ पे जब देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ये डार्क पोर्शन बना, तो इसने यहाँ पे हमारे को सिग्नल दिया कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, नीचे ज़्यादा आ गया है, 20 से भी नीचे चला गया RSI। तो यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, यानी कि इनके पास माल ख़त्म हो गया है। तो इसलिए ये ट्रेंड जो रिवर्स मारा है इसका सिग्नल इसने यहाँ दे दिया। ऐसा कहीं सिग्नल और कहीं नहीं है, यहाँ पे है। तो इसके बाद में ये ऊपर टच करने के बाद में नीचे गिरा मार्केट, लेकिन ये छोटे छोटों को नहीं मानेंगे। मेजॉरिटी वाला पोर्शन जैसे यहाँ पे आया, कोशिश करी, हर टाइम सक्सेस नहीं होता। इस वाले जो चार्ट में लिया है इसके अंदर RSI की इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इस वाले में रिलायबल नहीं मानूंगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चार्ट के ऊपर कौन सा इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा है, हर चार्ट पे नहीं करता। दूसरा चार्ट ले लेते हैं, यहाँ कर रहा है, कितना कर रहा है।
यहाँ पे इसने हमारे को 2 बार सिग्नल दिए हैं, एक तो यहाँ पे दिया है इसने सिग्नल कि ओवरबॉट में चला गया, और इसके बाद में इसकी कोई ऊपर उठाव नहीं आया, शेयर ऊपर नहीं भागा। दूसरी बार इसने यहाँ पे हमारे को सिग्नल दिया कि अब ये आ गया है, तो अगर जो इसने बाय किया होता यहाँ पे इस लेवल पे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये ओवरबॉट में चला गया था, बीच में ये ट्रेल कर रहा था। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये मार्केट की वीकनेस दिखा रहा है, शेयर वीक हो गया है, ठीक है, उठने की इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। जब ऊपर जा रहा होता है, इसका भी एक ट्रेंड होता है, जो ऊपर जा रहा है यानी मार्केट स्ट्रांग बनना जा रहा है। कुल मिला के इसने 1 या 2 ही सिग्नल दिए यहाँ पे। अच्छा, मैं देख भी इसको 1 डे के चार्ट पर देखना चाहिए था मुझे, तभी मैं इसको 1 ईयर में 1 डे के चार्ट पे देखना है। अगेन यहाँ पे ओवरबॉट पे आया है ये, और इसके बाद में इसने तो अपना सिग्नल दे दिया कि अब इसमें दम नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर जाके हालांकि ये स्ट्रेट रहने लग गया। सेकंड टाइम यहाँ पे गया, तब इसने ओवरबॉट पे चला गया, फिर इसने कहा अब दम नहीं है। ओवरसोल्ड पे गया था यहाँ पे, तो अगर किसी ने यहाँ बाय किया होता, यानी ओवरसोल्ड पे तो नहीं गया, मतलब टच कर रहा था काफ़ी, तो एक थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिलता। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होता ओवरसोल्ड, ये वाली जोन के अंदर आया, तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता। तो ये कुल मिला के सिग्नल देता है आपको कब बाय करना है, और मार्केट इस जोन में चला गया तो आप, कई लोग तो इसका कंफर्मेशन मान लेते हैं कि हमारे पास 100 टाइप की कंपनीज है, सबका स्टडी करते हैं कि आज ये वाला आ गया, तो उसके अंदर ट्रेड ले लेते हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाते हैं। तो RSI के अंदर ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, इसकी 30 और 70 वैल्यू को ध्यान रखना है। 70 से और भी ज़्यादा 80 पे आ जाओगे तो मेरी ओवरसोल्ड हो ही चुका है, ओवरबॉट हो चुका है, यानी खरीद ज़्यादा लिया है, ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी इसने सिग्नल दिया है, जैसे हम TCS के शेयर में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब जब ये इसको टच किया है, जैसे यहाँ पे टच किया, यहाँ पे इसने टच किया, तो इसके बाद में यहाँ पे मतलब तकरीबन आने वाला लग गया था, तो इसके बाद में मार्केट नीचे गिरा, यहाँ नीचे आ गया काफ़ी, तो ये वापस ऊपर उठने लगा। तो ये एक सिग्नल दे देता है कि यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया, इसने तो यही सिग्नल दे दिया, हालांकि इसका रिलायबल नहीं रहा। कुल मिला के इसने आपको बाहर निकाल दिया होता यहीं पे ही कि आप बाहर निकल जाओ, उससे थोड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आने लगा, इसने नीचे का ही सिग्नल दे रखे हैं। ये पूरा ही ऊपर चढ़ाया है, तो इसलिए कहीं सिग्नल इसने बाइंग का यहाँ दिया है, कुछ सबसे लोएस्ट पे यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे इसने एक आपको बाइंग का सिग्नल दिया है, ठीक है। ये अपने RSI का सबसे लोएस्ट पीक्स ढूंढेंगे अपन, तो हमें यहाँ पे एक लोएस्ट मिलेगा, एक यहाँ पे लोएस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी लोएस्ट मिल सकता है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो कई लोग इन्हीं को ही, एनालिस्ट इन्हीं को ही ट्रेल करते रहते हैं कि जहाँ पे लोएस्ट के नज़दीक आ जाते हैं वहाँ पे बाय कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि इसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है। तो RSI में इतना ही है, वैल्यू याद रखनी है 30 और 70 की, और सिर्फ आपको ये सिग्नल्स कम देता है, फ्रीक्वेंट सिग्नल्स नहीं देता। इससे अच्छा मेरे को ये लगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ज़्यादा सटीक सिग्नल दे रहा है। सिग्नल जिसने भी एक ही बार दिया है, यहाँ पे इसका भी देखो, तो यहाँ पे एक सिग्नल दिया बाइंग का और फिर सीधा बाय करता गया, ऐसे इसने बाइंग का सिग्नल यहाँ पे दिया है आपको, लोएस्ट पे गया है ना, तो इसने बाइंग का सिग्नल थोड़े दिन पहले दे दिया आपको, और फिर आप बाइंग करते रहे। समय समय पे इसने सेलिंग का भी सिग्नल्स दिए, यहाँ पे जैसे टॉप को टच करके आया तो सेलिंग का सिग्नल दिया, कुछ दिन मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया, कुछ दिन मार्केट गिरा, यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया, कुछ दिन मार्केट गिरा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही दिया सिग्नल, कुछ दिन मार्केट गिरा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सिग्नल दिया, ये कुछ दिन मार्केट गिरा, यहाँ पे मार्केट सिग्नल दिया। अभी ये कहाँ पे ट्रेल कर रहा है, अभी बीच में कर रहा है, तो ये कुछ भी नहीं कह रहा कि ना तो मैं ओवरसोल्ड हूँ ना ओवरबॉट हूँ, तो इसमें एंट्री लेना नहीं बनता, ऐसा ये RSI कह रहा है अपन को। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज MACD, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो कुल मिला के हम सिग्नल्स ही देख रहे हैं यहाँ पे। RSI के अंदर जाएंगे तो हम इंट्राडे पे भी जा सकते हैं, 1 डे के चार्ट पे भी चले गए, 1 डे 5 मिनट्स का। अब यहाँ पे पहले तो इसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे कि सही देता है नहीं देता। तो यहाँ पे इसने कहा कि यहाँ बाहर निकल जाओ, तो इसके बाद में कुछ दिन गिरा। यहाँ नीचे गया तो बोला अब घुस जाओ, तो ये चढ़ा। फिर बोलता है यहाँ पे निकल जाओ, तो गिरा। तो कुल मिला के इसकी जो ये हाई है, सिर्फ इनको देखना है अपन को। ये वाला देख लो, जैसे लो था, ये कहोगे आप इसमें एंट्री कर जाओ, बाय कर लो। यहाँ बोलेगा ये सेल कर दो, यहाँ बोलेगा बाय कर लो, यहाँ बोलेगा सेल कर दो। खुद देख रहे हैं आप, ये जो पीक्स बन रहे हैं, जब भी इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तब आप सेल कर देते हैं, और इससे नीचे आ रहा है तो बाय कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है ट्रेडिंग की। तो जो थोड़े फ्रीक्वेंट हैं या डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो RSI को यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ बता देता है ना भाई कितना माल खरीदने वाले हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बेचेंगे तो सामान ख़त्म हो जाएगा, और एक धीरे धीरे बेचेंगे, आओ ले जाओ आओ ले जाओ, तो वो सामान पूरे दिन भर चलाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ बता देता है, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं तो वो जल्दी नीचे गिरता है, धीरे धीरे सामान बेचते हैं, सेलिंग या बाइंग धीरे धीरे होती है तो ये धीरे धीरे नीचे या ऊपर चढ़ता है। ये इसकी फितरत है RSI की। तो ये इंडेक्स आपको स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की। नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, MACD। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होते हैं। पहले मैं इसको लगाना बताऊं। स्टडीज़ में जाएंगे, MACD। किसी को कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में लिख के मेरे को भेज सकता है। मैं RSI यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि मेरा स्पेस बचे, क्योंकि जब सारे इंडिकेटर्स लगने लगेंगे तो ये इसकी जगह चार्ट की कम होने लग जाएगी, हम इंडिकेटर्स को देखने लग जाएंगे। जो क्रॉस ओवर वाला फंडा था ना, वो तो ये MACD क्लियर कर देगा आपका, ठीक है। क्रॉस ओवर तो ये बना देगा। अब इस पे पढ़ते हैं। देखिए MACD क्या होता है। द टू लाइन्स ऑफ द MACD रिप्रेजेंट 12 पीरियड EMA एंड 26 पीरियड EMA। ये MACD की दो लाइनें दिख रही है, ये दो लाइनें चल रही है, एक तो 12 पीरियड की है और एक 26 पीरियड्स की है। पीरियड मतलब सब समझते हैं, 12 वाली 12 डेज को देख रही है और 26 वाली 26 डेज को देख के एक बन रही है। तो 12 वाली फास्ट चलेगी या 26 वाली फास्ट चलेगी? ओब्वियसली 12 वाली फास्ट चलेगी। फास्ट क्यों चलेगी? क्योंकि वो जल्दी क्विक रिएक्ट करेगी। 26 वाली थोड़ी धीरे चलेगी क्योंकि बड़े डेटा को लेकर चल रही है, ठीक है। तो ये 12 वाली है ब्लैक और रेड वाली 26 वाली है। ये कहता है कि जब भी शॉर्ट EMA वाली जो ब्लैक वाली है वो रेड को क्रॉस करती है तो वो एक सिग्नल देती है आपको बाइंग का या सेलिंग का। क्रॉसओवर वहां ने बना के यहाँ बना लिया इसने, जिसने ये MACD इंडिकेटर बनाया उसने कहा 12 का 26 का ले, बहुत सटीक रिजल्ट आएगा आपका। तो 12 वाली जब 26 को क्रॉस करेगी ना तो आप बाय कर लेना, ऊपर की साइड में क्रॉस करेगी तो बाय कर लेना, और जब नीचे की साइड से काटेगी ना तो आप उसको सेल कर देना। कैसे? पहले 1 ईयर के, ये मोस्ट ऑफ द चार्ट्स 1 ईयर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ब्लैक वाली लाइन ने काटा यहाँ पे तो ये मार्केट नीचे आने लग गया, नीचे से यहाँ पे इसने ऊपर काटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये कह रहा है बाय कर लो। अब ये रिलायबल है नहीं है ये तो आप चेक करना। यहाँ पे इसने काट के इसको ऊपर लेके गया तो बोला बाय कर लो, इसने तो बाइंग का यहाँ दे दिया और उसके बाद में ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इसने सेलिंग का दे दिया क्योंकि मैं बोल रहा है मैं काट के ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो नीचे काटा इसने तो ये सेलिंग का, नीचे से ऊपर काटा बोला बाइंग कर लो, ऊपर से नीचे काटा बोला सेलिंग कर लो।
तो जो इसके साथ में ट्रेल करना चाहते हैं, बाय कर लो सेल कर लो, बाय कर लो सेल कर लो, तो आप इसके साथ में कर सकते हैं। समझदार होता है वो क्या करता है, वो सारे इंडिकेटर्स को लगा देता है और एक नोटबुक बनाता है कि हाँ ये इंडिकेटर कह रहा है बाय कर लो, मेरे को ये इंडिकेटर भी कह रहा है, ये इंडिकेटर भी कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, मेजॉरिटी इंडिकेटर कह रहे हैं कर लो, कम वाले कह रहे हैं कि मत करो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज़्यादातर इंडिकेटर सही होंगे। बाकी हो सकता है सारे इंडिकेटर ये कह रहे हो बाय कर लो, सभी कह रहे हैं, लेकिन फाइनली फिर भी घाटा हो जाए, तो इंडिकेटर है भैया, गारंटी किसी ने नहीं दिया है यहाँ पे, इंडिकेटर सटीक होगा या नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। लेकिन प्रोबेबिलिटी मार्केट में वैसे भी किसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, मतलब आप 100% श्योर तो किसी चीज़ में वैसे भी नहीं होते। तो यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी, हाँ ये कर रहा है वर्क। यहाँ पे इसने सेलिंग का कहा था, आपने सेलिंग कर दी होती तो इतने टाइम तक वैसे भी कोई इसने फ़ायदा दिया नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने बाइंग का सिग्नल दिया, यहाँ बाय कर लिया होता तो थोड़ा फ़ायदा तो दिया है। यहाँ पे आके इसने सेलिंग का सिग्नल दिया है तो नीचे ही गया है, नज़दीक से देखेंगे क्योंकि अब चार्ट छोटा हो गया है, मैं ऊपर खिसक गया हूँ, उसके एरिया में मैंने कब्जा कर लिया है, नहीं तो कैंडल्स लंबी लंबी थी, ये देखिए। तो मैंने इसकी बात मानी होती, मैं यहाँ पे निकल गया होता तो ये फ़ायदे में रहता। फिर ये यहाँ पे जाके इसने कट मारा ऊपर, तो मैं इसकी बात मान ली होती, मैं घुस गया होता ट्रेड में, तो यहाँ पे फ़ायदे में रहता। फिर इसने कहा कि बाहर निकल जाओ, तो मैं बाहर निकल गया होता। इसने यहाँ पे कहा मुझे अंदर घुस जाओ, तो मैं अंदर घुस जाता और ये यहाँ तक चलता। फिर ये मेरे को कहता नहीं बाहर चले जाओ अंकल, तो मैं बाहर आ जाता। यहाँ बोलता अंकल अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ जाता। तो ये मेरे को सिग्नल दे देता कि कब बाइंग करनी है कब सेलिंग करनी है। तो इनके हिसाब से भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, काफ़ी सटीक रिजल्ट ये आपको दे रहा है। यानी 50% से ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए ये इंडिकेटर चला है, लोग इसको इसलिए मानते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने है ये इंडिकेटर आपको कितना सटीक रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। तो 50% से ऊपर 80% भी बोल सकता था, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा। आप खुद देख सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी मेरे को तो दिख रही है, मैं इसको देख रहा हूँ तो हाँ यार ये मेरे को सिग्नल तो दे रहा था यहाँ पे बाइंग कर लो, मैंने बाय किया होता तो मुझे इतना बेनिफिट होता। हर बार नहीं हुआ इतना ज़्यादा बेनिफिट, वो बात अलग है, वो शेयर ही नहीं भागा तो ये इंडिकेटर क्या कर लेगा। दम तो तुम में होनी चाहिए, इंडिकेटर में थोड़ी होती है, पब्लिक में नहीं थी दम। तो इसने इंडिकेटर ने तो अपना फ़र्ज पूरा अदा किया, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कही यहाँ बाय कर लो तो आपने बाय करी। इस बार तो देखो आपको इतना से लेके इतना बेनिफिट किसकी वजह से मिला, MACD की वजह से। तो अब तो गुणगान नहीं गाओगे आप MACD का कि इसने मुझे इतना फ़ायदा दिलाया ना। तो ऐसे MACD आपको फ़ायदा दिला देता है। MACD is the 12-day exponential moving average less the 26, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन को MACD बोल दिया इसने। और 9-day EMA एक्ट एज ए सिग्नल लाइन। देखिए मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी, इसमें ये जो लाइन है रेड वाली ये 9 days EMA है। दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो रेड वाली लाइन है वो 9 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। विश्वास नहीं हो तो यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दो, ये जो 9 days मूविंग एवरेज है ये इसकी फोटोकॉपी है, ये रेड वाली लाइन, राइट। और ये जो ब्लैक वाली सिग्नल लाइन है इसको 26 माइनस 12 किया है, जो भी वैल्यू आ गई उसको अपन ने ब्लैक लाइन से प्लॉट कर दिया। फिर से देखिए MACD क्या है, MACD लाइन बोलते हैं इसको, ये ब्लैक वाली लाइन को MACD लाइन बोलते हैं और रेड वाली लाइन को सिग्नल लाइन बोलते हैं। जो MACD वाली लाइन है वो 12 days एक्सपोनेंशियल लेस द 26 day EMA, यानी 26 EMA में जो वैल्यू आ रही थी उसमें 12 days को माइनस कर दिया। ऐसे यहाँ माइनस नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो थी EMA की, वो जो वैल्यू आई उसको हमने प्लॉट कर दिया तो वो ब्लैक लाइन प्लॉट हो गई। तो इसने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था, नया फॉर्मूला, और फाइनली ये चला। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन का तरीका है। कुल मिला के हमें क्या पता याद रखना है, MACD लाइन इज द ब्लैक वन एंड सिग्नल लाइन इज द रेड वन। जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे काटेगी तो सेल करना है, और नीचे से ऊपर काटेगी तो हमें बाय करना है।
अब इसमें ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, ये इनको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इनको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। यानी ये तो सिग्नल दे ही रहे हैं, साथ में हिस्टोग्राम भी बन रहे हैं। ये हिस्टोग्राम भी कुछ सिग्नल दे रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने जूम करके मैप इसको ले आया तो कितना अच्छा दे रहा है ये। यहाँ पे कि सेलिंग का सिग्नल दिया इसने, तो यहाँ आप सेल कर देते तो आपको इतना लॉस बच जाता। आप पहले ही मार्केट से बाहर निकल गए होते जब भी इसने यहाँ सिग्नल दिया, लेकिन इसको वापस ऊपर चला गया और यहाँ पे इसने क्लियर सिग्नल दे दिया। अगर आपने इसकी बात मान ली होती तो आप बाहर निकल जाते मार्केट से, और फिर यहाँ पे आप एंट्री करते, यानी इस डे पे आप एंट्री करते। तो अभी तक इसने निकलने का सिग्नल आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पे एंट्री करके आप बैठे रहो जब तक ये आपको बाहर निकलने का सिग्नल नहीं दे। हिस्टोग्राम सिर्फ इनका डिफरेंस बताती है। हिस्टोग्राम मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू EMA. When the histogram is above 0, increases its signal uptrend, then it is gaining momentum. यानी इसका जब ऊपर है, हिस्टोग्राम ऊपर बन रहा है, या मोमेंटम इसलिए ऊपर गेन कर रहा है। जब नीचे बन रहा है तो बोल रहा है मार्केट अब नीचे जा रहा है, नीचे मोमेंटम गेन कर रहा है। ये मोमेंटम बता रहा है कि ऊपर गेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। On the other hand, when the histogram is below line 0, it signifies the downtrend is gathering strength. इसका नीचे होता है तो ये बोलता है डाउन ट्रेंड, इसको स्ट्रेंथ मिल रही है। इसकी लंबी लाइन बताती है कि ये डाउन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा सटीक आ गया है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे गिरा था ना, लेकिन फिर मिला के ये ऊपर उठने लग गया तो ये छोटे बनने लग गए, ठीक है। फिर इसने कहा नहीं ये तो और ज़्यादा नीचे, तो ये वापस से नीचे और बढ़ने लग गए, यानी इसकी स्ट्रेंथ भी इसने बढ़ाती गई। प्राइस का स्ट्रेंथ था वो बढ़ाते जा रहा। तो ये इसको रीड करने का है कि इसमें कितनी दम है, ये जो मोमेंटम चल रहा है इसमें कितनी दम है। तो इसको ऊपर भी बन रहा है और मोमेंटम भी ऊपर है, तो इसको ट्रेड में रखो और रोक के रखो, ठीक है। रेड बनने लग गया, यानी ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से नज़दीक आने लग गया। ये यहाँ पे बिल्कुल रेड आ गया, तो ये इससे नज़दीक आ गया सिग्नल लाइन के, तो रेड बन गया, और फिर रेड होके ये नीचे आने लग जाता है। तो ये ऊपर नीचे, या आप सिंपल इस सिग्नल और MACD को ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेंथ बताने के लिए है, तो आपकी ज़रूरत हो तो इसको यूज़ करिए, वरना RSI आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इसके अलावा नेक्स्ट इंडिकेटर नहीं बता रहा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कल। आज जो इंडिकेटर्स मैंने बताया एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं। टू 200 डेज का अगर लॉन्ग टर्म का विजन है आपका, शॉर्ट टर्म का है तो 50 डेज का रख लीजिए, ठीक है। 50 डेज से कम का रख रहे हैं तो फिर इधर आप चार्ट ही चेंज करेंगे, फिर आप मतलब और अंदर घुस जाएंगे, 6 मंथ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे भी आप वैल्यू कम कर सकते हैं। फिलहाल अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको रिजल्ट ये बड़ा रखना पड़ेगा। अगर अच्छे रिजल्ट कौन देता है? जब ज़्यादा डेटा होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है, जब कम डेटा होता है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। RSI इंडिकेटर ये लगा लिया, तो कुल मिला के हमने ये इंडिकेटर देखे, तो इनके बेसिस पे हमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम गए होते तो यहाँ पे RSI ने हमें यहाँ RSI बोल रहा है मैं ओवरबॉट जोन में चला गया हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिया है, इनके पास पैसा ख़त्म होने वाला है, तो सेल कर दो। RSI ने तो बोल दिया। MACD ने सिग्नल यहाँ पे दिया आपको सेल करने का, तो MACD का सिग्नल ज़्यादा अच्छा रहा, ठीक है। फाइनली ये नीचे आने लगा, दोनों ने सिग्नल
चेंज कर दिया, नीचे आने लग गया, इसकी भी स्ट्रेंथ कम होने लग गई और मार्केट की एक्चुअल तो प्राइस तो ये मूव कर रहा है तो इसकी भी स्ट्रेंथ कम होने लग गई और ये दोनों नीचे आने लग गई। यहाँ पे इसने बाइंग सिग्नल दिया MACD ने, इधर कोई सिग्नल अपन को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ये मार्केट के सिर्फ स्ट्रेंथ देख रहा है या ऑसिलेट करता रहता है खाली 0 से लेके ऊपर तक, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू हमारे को सिर्फ ऊपर जब मिलती है, जैसे ये पीक हुआ, ये पीक हुआ, ये पीक हुआ, नीचे में ये पीक, ये मतलब एक लाइन खींच लीजिए जो नीचे लाइन में आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है और थोड़ा चलिए तो ये आ रहा है और ऊपर चले जाएंगे तो ये आ रहा है, तो ऐसे ये सिग्नल्स देता है, खाली ये पॉइंट दे रहा है सिग्नल, ठीक है। तो इस वे में इस यहाँ पे अगर बाय कर लिया होता, इस सिग्नल नीचे आ रहा है तब हम बाय कर लेते, तो ये सिग्नल, तो RSI भी एक सिग्नल देता है और MACD भी। तो ये स्ट्रेंथ बताता है, जो पॉकेट पावर है, परचेजिंग पावर है, तो वो हमारे को RSI से पता लग जाती है। और MACD काफ़ी सटीक अच्छे रिजल्ट देता है, इसको बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। साथ में EMA वगैरह इनको भी अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। अब यहाँ पे हमें TCS का शेयर है तो इसने कहीं भी आपको सेल करने का सिग्नल ही नहीं दिया आपको, EMA ने 200 डेज, तो आप ओबियसली अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया होता इसको तो आज भी आप रोक के ही बैठे हैं। जबकि ये 50 डेज EMA ने कई बार सिग्नल दे दिया, जैसे यहाँ पे क्रॉस मारा तो आप सेल कर देते, फिर अगले दिन फिर बाय कर लेते, फिर यहाँ फिर सेल कर देते, फिर यहाँ फिर बाय कर लेते, तो यानी इसने आपको बाइंग सेलिंग करके थोड़ा सा चकमा दिया। लेकिन 200 डेज EMA में बहुत सटीक रिजल्ट दिया। कौन सा अच्छा रिजल्ट देता है, इसके लिए हर चार्ट को पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पहले एक चार्ट खोलना होगा, वहाँ पे इंडिकेटर्स को लगाना होगा, फिर एक बार स्टडी करनी होगी, फिर उसको कॉपी में लिखना होगा कि ये इंडिकेटर्स यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर अच्छे काम करते हैं। या थोड़े टाइम बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप देखते ही बता देंगे हाँ यार ये इंडिकेटर तो देखो इसमें तो फ्रीक्वेंटली दे रहा है ये। और ये आपका, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे माइंडसेट बनवाना आपको इसलिए सिखाया था कि आप करना क्या चाह रहे हैं मार्केट में, डेली ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको इसको कम रखेंगे, आप लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज़ कौन सी बेटर रहती है, ये आपके विज़न के ऊपर डिपेंड करती है कि आप ट्रेड क्या करना चाहते हैं। मैं आपके माइंड को रीड नहीं कर सकता, मैं आपकी रिस्क कैपेसिटी को नहीं जानता कि आपके पास कितना रिस्क है, ठीक है। पैसा कहाँ से आता है आपके पास, खूब पैसा है या उस पैसे को किस टाइप से आप मतलब रिस्क लेना चाह रहे हैं, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई डर डर के चलता है, कोई खुल के जीता है, तो डिपेंड आप पे करता है। तो आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना चाहते हैं तो इनकी कम वैल्यू रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत कम ट्रेड करना चाहते हैं और या इन्वेस्टर लंबे हैं तो आप इनकी वैल्यूज ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। EMA की, MACD की तो वैल्यू जो आ रही है वो आ ही रही है, यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। RSI की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। RSI में ज़रूर कई लोग करते हैं, ये 14 डेज़ की जगह आप 20 डेज़ कर लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप खुद कर सकते रहिए। इसने कोई रिज़ल्ट अच्छा दिया गया तो ये आपको देखना है, इसका पीक्स थोड़े कम हो गए, दूसरा सेटिंग करो। 14 की जगह अब मैं 10 डेज़ कर दूंगा यहाँ पे, तो अब ये थोड़ा सा ओवरबॉट वगैरह टच करने लग गया है, मुझे ज़्यादा नज़दीक क्लियर डेटा दिखने लग गया। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे इसने सिग्नल सेल का ही दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपको करना नहीं था सेल, क्योंकि अभी तो मार्केट ऊपर बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ गया था इसलिए इसने पहले ही दे दिया। तो ये आपको जज करना है, जो एनालिस्ट मानते हैं वो 14 की वैल्यू को बेस्ट मानते हैं। अगर आपको किसी चार्ट के ऊपर चेंज करना पड़े तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ही क्लोज़ करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा जो इंडिकेटर्स मैंने आज आपको बताए, एक तो MACD एंड RSI इसके बारे में, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज की ज़रूरत कम पड़ेगी, ज़्यादा मैं प्रेफर कहूँगा कि आप एक्सपोनेंशियल यूज़ करिए, बाकी आपके ऊपर है। सिंपल मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एवरेज बता देता है। एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा वेट लग जाता है तो वो आपको इफेक्ट जल्दी से दे देता है, यानी जो ट्रेंड चेंज है वो
जल्दी रिफ्लेक्ट कर देता है, सुस्त नहीं होता, लेज़ी नहीं होता। इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।